फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। तो हम आज देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड पार्ट। कल हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके बाद में हमने देखा था कि उन्हें हम कैसे बैलेंस करते हैं। आज हम उसके आगे की थोड़ी चीजें देखेंगे कि कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है और किस टाइप से उन्हें लिखा जाता है, किस टाइप से वो रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। आज हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितनी होती हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन बहुत टाइप की होती है। पहली होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद में आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर आती है एक्सोथर्मिक एंड इक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद आती है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसके बाद एक और रिएक्शन बचती है जो होती है डिसोसिएशन रिएक्शन। टोटल हमारी इतने टाइप्स की रिएक्शंस होती है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये रिएक्शंस क्या होती हैं और इसमें हम कैसे किस टाइप से एक रिएक्शन को लिख सकते हैं। अब हम पहला रिएक्शन देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेम एज ए केमिकल रिएक्शन की जैसी इसकी डेफिनेशन है, इसमें कोई अलग से चेंजेस नहीं है। जब दो प्रोडक्ट्स आपस में मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पर हम लोग देखते हैं जैसे कि C+O2, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख सकते हैं, CaO प्लस वाटर जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CaOH का होल 2, जिसको कि हम व्हाइट वॉशिंग में भी यूज करते हैं। ये CaO जो होता है ये हम लोगों का कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये वाटर है H2O, जो जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम स्लीक्ड लाइम भी बोलते हैं, चूना। देखा होगा ना आप लोगों ने, जब वॉल पे पुट्टी की जाती है चूने की, व्हाइट वॉशिंग की जाती है तो वो कुछ गर्म हो जाती है। गर्म क्यों हो जाती है? क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें कुछ हीट भी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो हमारी पुट्टी होती है, व्हाइट वॉशिंग होती है दीवार पे, वो गर्म हो जाती है। इतना नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे कि हम विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, नाम से ही समझ आया, डिस्प्लेस करना किसी चीज को। जब हमारा एक कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके रिएक्शन करता है तो वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको इजिली समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो, A plus BC gives AC plus B। ये हमारे मान लो कोई मेटल्स है, A जो है वो B को डिस्प्लेस कर रहा है उसकी जगह से, B यहां से डिस्प्लेस होकर निकल जा रहा है। ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे A जो है वो मोर रिएक्टिव है B से। अब ये मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव में अभी कंफ्यूज मत होना, उसके लिए एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें बताया जाएगा कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव होता है, कौन सा लेस रिएक्टिव होता है। तो उसके लिए ज्यादा चिंता मत करना, वो एक शॉर्ट वीडियो बनेगी और मिल जाएगी आपको, जिसमें हम पूरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज के बारे में आपको बता देंगे, कौन सा एलिमेंट मिलकर कौन सा एलिमेंट को रिप्लेस करता है। अब यहाँ पे तब तक एग्जाम्पल एक देख लो, जैसे कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। हमारे पास में आयरन है और कॉपर सल्फेट है,
इनकी जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, आयरन जो होता है हमारा मोर रिएक्टिव होता है और कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो आयरन जो है वो कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ली है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि हमें नाम से समझ आ रहा है डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब कोई चीज टूट रही है, ये होता है हमारा डिकम्पोज होना, वो खत्म हो रही है, टूट के अपनी जो उसकी आइडेंटिटी थी उसे खत्म कर रही है, ये होता है हमारा डिकम्पोज। मतलब कि अगर हम इसकी एक जनरल रिएक्शन लिखना चाहें तो क्या होगी, ए बी गिव्स ए प्लस बी, ये हमारी एक जनरल रिएक्शन होगी। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसको कि हम तापीय अपघटन भी कहते हैं। दूसरी आती है हमारी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसको हम प्रकाशीय अपघटन कहते हैं, प्रकाशीय अपघटन। उसके बाद आती है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसको हम विद्युतीय अपघटन कहते हैं। अब बात आती है कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब कि वो किसी हीट की प्रेजेंस में, एक हीट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है और वो टूट रही है, वो हो गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक मतलब लाइट की प्रेजेंस में, मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में, एच न्यू की प्रेजेंस में अगर हमारी रिएक्शन टूट रही है तो वो हो गई हमारी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो हमारी रिएक्शन टूट रही है तो वो होती है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब हम देखते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, अब हम देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल जैसे कि जो CaCO3 जो होता है उसे जब हीट करते हैं तो ये बनाता है CaO प्लस CO2, ये हमारी हो गई एक थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो वो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसके बाद में हम देखते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल होता है AgCl, जब HNu की प्रेजेंस में, मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Ag प्लस Cl2, ये हो गया हमारा AgCl। AgCl जब HNu की प्रेजेंस में, मतलब कि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो वो बनाता है Ag प्लस Cl2। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में हम सीधे वाटर का ट्रीटमेंट देखते हैं, वाटर डिकम्पोजिशन। वाटर को जब हम डिकम्पोज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जब हम वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो वो बनाता है H2 प्लस O2, ये हो गया हमारा वाटर का डिकम्पोजिशन। इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन। इसकी एक सिंपल सी डिफिनेशन इतनी याद रखना, जब हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कोई हमारा सब्सटेंस टूट रहा है अपने एक सिंपल फॉर्म में तो उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब आती है हमारी डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस की फॉर्म में टूट जाते हैं, अपने एक सिंपल आयंस की फॉर्म में टूट जाते हैं। अब कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि आयंस क्या होते हैं। तो आयंस क्या होते हैं, आयंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन क्या होता है, जब किसी मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो होता है हमारा कैटायन, और जब किसी पे निगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो होता है हमारा एनायन। जबकि जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, कैटायन का एग्जांपल हो गया हमारा Na प्लस और एनायन का एग्जांपल हो गया हमारा Cl माइनस। तो सिंपली हम इसकी एक रिएक्शन लिख सकते हैं, A B
गिव्स A प्लस प्लस B माइनस। मतलब कि कोई कंपाउंड था, आयनिक कंपाउंड था हमारा, जो कि अपने आयंस की फॉर्म में टूट गया है, तो उसे हम बोलेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन। एग्जांपल NaCl। इसमें क्या होता है, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा डिसोसिएशन रिएक्शन। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लिख सकते हैं MgCl2। इसमें क्या होगा, जो हमारा Mg होता है उस पे होता है Mg+2 का चार्ज, Mg+2 प्लस 2Cl माइनस। ये हमारी एक और रिएक्शन। अगर आपको कैटायंस और एनायंस में कोई दिक्कत आ रही है तो चिंता मत करिएगा, हम अभी 9th की 3rd चैप्टर की वीडियो डालेंगे जिसमें कि हम पूरा समझाएंगे कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं। तो आप उसमें जाके एक बार सीख सकते हैं कि कैटायंस और एनायंस कैसे लिखे जाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए अगर करना चाहते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे कि हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, हमें जैसे नाम से समझ आ रहा है, डबल, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं इसमें। इसकी हम जनरल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस सी डी गिव्स ए डी प्लस बी सी। मतलब कि इसका जो कैटायन था वो इसके एनायन से मिल गया, और इसका जो एनायन था वो इसके कैटायन से मिल गया। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ए ने सी को डिस्प्लेस किया है, यहाँ पे ए डी हो गया है और ये बी सी हो गया है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि NaOH प्लस HCl बनाता है NaCl प्लस H2O। इसमें देखो क्या हो रहा है, Na जो है वो Cl के साथ रिएक्ट कर ले रहा है और जो H है वो हमारा OH के साथ आ जा रहा है। तो हमारे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। दो आयन, जो हमारा आयनिक कंपाउंड है वो अपने आयंस को आपस में एक्सचेंज कर रहा है। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स 2NaCl प्लस Ba2SO4। ये हमारी एक और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। जो हमारा ये Ba2SO4 होता है, ये एक व्हाइट पीपीटी होता है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। आप पॉज करके लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं। हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो अब हम देखेंगे एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसका मतलब होता है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। एक्सोथर्मिक क्या होता है, हीट रिलीज, मतलब कि जिसमें कोई हीट या एनर्जी रिलीज हो रही है, वो होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या होता है, हीट यूज्ड, मतलब कि हमारी कोई हीट या एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, हम उसे कोई टाइप की एनर्जी दे रहे हैं, वो होता है हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो सकता है हमारा, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, इसके साथ में एक हीट रिलीज होती है। ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। इसको रिस्पायरेशन से भी समझ सकते हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन में होता है हमारा हीट रिलीज होती है, इनटेक एंड आउट ऑफ द ब्रीथ जो हम लोग करते हैं वो होता है हमारा रिस्पायरेशन। इसका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। अभी देखा था हमने व्हाइट वॉशिंग, ये क्या है, वही व्हाइट वॉशिंग है ना। व्हाइट वॉशिंग जो होता है, जब हम वॉल पे व्हाइट वॉशिंग करते हैं, व्हाइट पुट्टी चलाते हैं, तो क्या होता है, एक हीट रिलीज होती है, गर्म लगती है ना थोड़ी सी पुट्टी, जब हम व्हाइट वॉश कर देते हैं तो वही होती है हमारी हीट रिलीज। अब आता है हमारा इंडोथर्मिक। तो इंडोथर्मिक का सबसे अच्छा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब हम वहां पे कोई एक एनर्जी उसे दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, सनलाइट हम उसे दे रहे हैं, क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस 6O2।
ये बनाता है। ये होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगा, एंडोथर्मिक का क्या मतलब है, हीट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, पॉज करके लिख लो, फिर हम देखते हैं अब नेक्स्ट रिएक्शन इसके बाद। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन और रिडक्शन का मतलब अपचयन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या इसे एक और तरह से बोलते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि ऑक्सीजन का गेन होना, रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होना, या फिर रिएक्शन में हाइड्रोजन का निकलना, ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन। उसके बाद आता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा बोल सकते हैं इसे गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये होता है हमारा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीडेशन का हम एग्जांपल लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस O2, मतलब कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, मैं बैलेंस नहीं बताऊंगी क्योंकि वो मैंने कल की वीडियो में सिखाया था। और रिडक्शन का एग्जांपल हम लिख सकते हैं CuO plus H2 gives Cu plus H2O। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन उसे मिल रहा है, तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो हमारा था वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब उसे हाइड्रोजन मिल रहा है, तो वो क्या बना रहा है, कॉपर प्लस H2O, वाटर बना रहा है। इसमें देखो हाइड्रोजन का गेन हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसे पॉज कर लीजिए जरा। पॉज करके एक बार लिख लीजिए जरा। हाँ, एक और चीज इसमें याद रखिएगा, जब ये दोनों रिएक्शंस मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये एक साथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक साथ होता है तब उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ये होती है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है तो वो क्या हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप इसे पॉज कर लीजिए अगर आपको लिखना है, फिर हम अगली रिएक्शन आगे देखते हैं। रिएक्शन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल मतलब जो अपनी एक प्रोसेस को रिपीट कर सके, अपने एक प्रोसेस को रिवर्स कर सके, वो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो कोई भी प्रोसेस रिपीट नहीं करती है। जब एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो वो वही रहेगा, रिपीट होकर दोबारा रिएक्टेंट नहीं बन सकता। और इसमें क्या होता है, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है तो वो दोबारा रिपीट होकर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होता है, हेबर्स प्रोसेस, पढ़ा होगा आप लोगों ने, हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, N2 प्लस 3H2 गिव्स, ये जो साइन होता है ये रिवर्सिबल का होता है, दोनों तरफ से जब एरो लगाता है तो ये रिवर्सिबल का साइन होता है। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये हो गया हमारा हेबर्स प्रोसेस। रिवर्सिबल का हमारा एग्जांपल क्या होगा, जैसे हमने मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वो क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O। पर ये जो रिएक्शन होती है ये बिल्कुल भी रिवर्स नहीं हो सकती है, दोबारा मीथेन हम नहीं बना सकते हैं इसे।
जैसे ही एक बार मीथेन से ऑक्सीजन रिएक्ट होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा हम उसे मिला करके मीथेन को नहीं बना सकते। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर तुमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया तो अमोनिया में कन्वर्ट होगा, लेकिन हम अमोनिया को तोड़ के वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होती है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो कन्वर्ट नहीं होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोबारा से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई है हमारी लास्ट रिएक्शन भी कंप्लीट। इसके बाद दो और टॉपिक्स बचे हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमने कल दिए थे। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जंग लगना। जंग लगना मतलब जब कोई मेटल एनवायरमेंट से रिएक्ट करती है, मेटल मतलब धातु, जब कोई मेटल एनवायरमेंट से रिएक्ट करती है तो धीरे धीरे से वो खराब होने लगती है। जैसे कि इसका एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा डेली लाइफ में, आपकी साइकिल की चेन जो होती है, अगर हम उसे ग्रीस ना करें तो वो खराब होने लगती है। या आप देख सकते हो घर में जो दरवाजा लगा होता है, लोहे का अगर कोई दरवाजा लगा है तो वो खराब होने लगता है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम पहले रिएक्शन देखते हैं। इसकी जो रिएक्शन होती है वो होती है आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स Fe3O4.X H2O। ये जो होता है ये होता है रस्ट। इसी को हम रस्टिंग भी बोलते हैं, कोरोजन को ही हम रस्टिंग भी बोलते हैं। ये होता है रस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है? आयरन जो होता है वाटर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, मतलब कि एनवायरमेंट की प्रेजेंस में धीरे धीरे से खराब होने लगता है, धीरे धीरे से पिघलने लगता है, उस पर एक जंग लगने लगती है, भूरे रंग का पदार्थ इकट्ठा होता है जिसको कि हम रस्ट बोलते हैं। ये हो गई हमारी रस्टिंग, इसको हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कोरोजन तो हो गया, इसके लिए कंडीशंस क्या होंगी, कैसे हम कह सकते हैं कि कोरोजन हो रहा है यहाँ पे। तो कंडीशंस इसके लिए क्या चाहिए होती है कोरोजन होने के लिए? एक होती है ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, और दूसरा होता है मॉइस्चर, वहां पे कोई मॉइस्चर होना चाहिए, वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपना गेट देख सकते हैं। बरसात के मौसम में क्या होता है, हमारा अगर लोहे का गेट है या लोहे का कोई जाल होता है तो वो खराब होने लगता है, हमारे व्हीकल्स खराब होने लगते हैं, साइकिल खराब होने लगती है। ये हो गया हमारा कोरोजन। इसके अलावा हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन मतलब कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव के लिए हम क्या करते हैं? पेंट कर सकते हैं उसे। अगर हम किसी ऑयल पेस्टल या वैसा पेंट कर दें उस पर तो वो खराब नहीं होता है, तो हम पेंटिंग कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? उसे ग्रीस कर सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं या ऑयलिंग कर सकते हैं, उसकी उस पर ऑयल लगा सकते हैं या उसे ग्रीस कर सकते हैं। अब होता है तीसरा। तीसरा हम क्या कर सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन हम कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? हम एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, उस पर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और एक फोर्थ और कर सकते हैं, एलॉइंग, मतलब कोई एक एलॉय वहां पे यूज कर लें। जैसे कि आपने किचन में देखा होगा स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज किए जाते हैं जिससे कि उसमें जंग नहीं लगती है। अगर आप प्योर लोहा यूज करोगे तो उसमें जंग लग जाएगी, बार बार वो पानी के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, उसमें जंग लगेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक एलॉय यूज करते हैं। एलॉय मतलब क्या होता है? मेटल्स का कॉम्बिनेशन, मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है। दो मेटल्स को कंबाइन करके हम एक एलॉय बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा मेटल्स भी यूज किए जाते हैं। एलॉय बना के उसको हम यूज कर सकते हैं स्टेनलेस स्टील की तरह। तो ये हो गया हमारा कोरोजन का टॉपिक कंप्लीट। इसके आप एग्जांपल्स में लिख सकते हैं, जैसे कि आपका जो गेट है, घर का जो गेट हो गया वो हो गया। उसके बाद में आपके व्हीकल्स जो खराब हो रहे हैं, जो ब्रिज होते हैं हमारे जो ब्रिज हैं जो लोहे के बने हैं जो खराब होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऐसे हमारी डेली लाइफ में हमें दिखती है जो कोरोजन की रस्टिंग की वजह से खराब हो रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा कोरोजन का टॉपिक कंप्लीट। अब आप इसे पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं रेंसिडिटी। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? विपाक जनन। विपाक जनन मतलब कि जैसे कि आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कोई चिप्स का पैकेट लेके खा रहे हो या फिर आप कोई कुरकुरा खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, तो उसमें क्या होता है? अगर आपने मान लो कुरकुरे का पैकेट खोला, थोड़ा सा खाया, बाकी आपने छोड़ दिया पैकेट,
भूल गए आप रख के, तो क्या होगा उसमें, पैकेट के जो कुरकुरे होंगे वो बहुत नम हो जाते हैं। नम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो धीरे धीरे मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो नम पड़ जाते हैं। तो इसलिए रेंसिडिटी को हम क्या बोल सकते हैं, जब कोई ऑयली फूड धीरे धीरे मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे से खराब होने लगता है, वो होता है हमारा रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, या आप एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख लो, ऑयली फूड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके खराब हो जाता है। खराब हो जाता है, ठीक है। एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं। तो अब इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर कैसे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पैकेट्स होते हैं, उनके बीच में क्या होती है, उनके अंदर नाइट्रोजन भरी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, जिससे कि फूड हमारा जो है खराब ना हो। ऐसे ही एयर टाइट कंटेनर मतलब क्या हो गया कि जिससे ना कोई गैस बाहर निकले, ना उसमें कोई मॉइस्चर या गैस अंदर जा पाए, वो होता है हमारा एयर टाइट कंटेनर। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में अपना फूड रख सकते हैं जिससे कि फूड खराब ना हो। जैसे आपने कई बार देखा होगा, अगर कोई आप बाहर चीज रख के भूल जाओ, ऑयली चीज, तो वो खराब हो जाती है। वही चीज आपने अगर रेफ्रिजरेटर में रखी होती है तो वो फ्रेश रहती है, वो खराब नहीं होती है। तीसरा एक और पॉइंट ले सकते हैं हम, कि हम कोई एंटीऑक्सीडेंट यूज करें, कोई एंटीऑक्सीडेंट यूज कर दें। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जैसे कि होते हैं BHA, BHT, ये बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे खानों में यूज किए जाते हैं जिससे कि हमारा खाना जल्दी खराब ना हो। जैसे कि कुरकुरे वगैरह में BHA फूड पड़ा होता है, जिससे कि BHA की वजह से हमारा जो कुरकुरा होता है काफी लगभग 3 महीने तक वो स्टोर रहता है, 3 महीने तक वो खराब नहीं होता है, 3 से 4 महीने तक वो पैकेट स्टोर रहते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट। अब एक हमारी चीज बची है जो हमने कल क्वेश्चन दिए थे वो करने, तो आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम ये क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा चैप्टर तो खत्म हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं जो हमने कल क्वेश्चंस कुछ दिए थे होमवर्क के लिए, तो उन्हें देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चंस हमें बैलेंस करने थे, तो पता नहीं आप लोगों ने किए होंगे कि नहीं किए होंगे, फिलहाल मैं करा देती हूँ। यहाँ पे देखो, इधर कार्बन CH4 + O2 गिव CO2 + H2O। कार्बन की संख्या कितनी है, 1। इधर भी हमारा कार्बन कितना है, 1। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, इधर हमारा हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी हमारा हाइड्रोजन 4 है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, 2 + 2 4। यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रिएक्शन एक बार मैच करके देख लो, कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 इधर हो गया, 2 ही हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 4 है। तो हमारी पहली रिएक्शन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे 2 नाइट्रोजन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन भी तो चेंज हुए, 2 3 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे क्या हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। 2 नाइट्रोजन है, इधर भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, इधर भी हमारे 6 हाइड्रोजन हो गए। अगला आता है कैल्शियम। यहाँ पे देखो कैल्शियम कितना है, 1, इधर भी हमारा कैल्शियम 1 है। कार्बन कितना है, 1, इधर भी हमारा कार्बन 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, इधर हमारे ऑक्सीजन 2 और 1 3, इधर भी हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, 3। मतलब ये वाली रिएक्शन तो पहले से बैलेंस है, ये हमने कर लिया। अब आती है नीचे की, यहाँ पे देखो AgNO3 + Cu गिव्स CuNO3 का होल 2 + Ag। Ag कितना है, 1, इधर Ag कितना है, 1। कॉपर कितना है, 1, इधर भी हमारा कॉपर 1 है। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे हमारा जो NO3 है वो कितना है, 2। NO3 2 टाइम्स है, मतलब हमारा नाइट्रोजन 2 बार है, O3 जो O है जो वो 6 है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 बार है ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा 1 ही है, तो क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, Ag भी हमारा 2 हो गया है, तो हम यहाँ पे Ag को भी 2 कर देंगे ताकि हमारा Ag बैलेंस हो जाए। अब 2 Ag, उधर भी 2 Ag, 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन, इधर भी हमारे 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। और कॉपर 1 है, यहाँ पे भी हमारा कॉपर 1 है, तो हमारी ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट रिएक्शन, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर भी हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी हमारे 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। ये वाली रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है PbNO3 का होल 2 प्लस Ki गिव्स PbI2 प्लस KNO3। यहाँ पे देखो Pb कितना है, 1, इधर हमारा Pb कितना है, 1, NO3 कितना है, 2, लेकिन यहाँ पे हमारा NO3 कितना है, सिर्फ 1, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा क्या होगा, NO3 2 है, यहाँ पे भी NO3 2 है, लेकिन जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, K की वैल्यू भी 2 हो गई, हमारा पोटेशियम कितना हो गया, 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेशियम वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Pb कितना है, 1, NO3 2 है, इधर भी NO3 2 है, K की वैल्यू 2 है, इधर भी हमारा K 2 है, I यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी हमारा I 2 हो गया, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेरियम इधर 1 है, इधर भी हमारा बेरियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम कितने हैं, 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे कैल्शियम कितना हो गया, 2, जब कैल्शियम 2 किया हमने तो हाइड्रोजन भी हमारे 2 हो गए, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 2 है, सल्फर 1, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन 4 है, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे आता है आयरन, इधर देखो आयरन 1 है, इधर भी हमारा आयरन 1 है, कॉपर 1 है, इधर भी हमारा कॉपर 1 है, सल्फर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी हमारा ऑक्सीजन 4 है, ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, हमें कुछ करना ही नहीं है इसमें। आपको बस इतना देखना है कि इधर जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उधर भी उतना ही नंबर ऑफ एटम होना चाहिए उसका। इधर हमारा मेटल 1 है तो इधर भी हमारा मेटल का 1 ही नंबर ऑफ एटम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 होता है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखिए HCl प्लस NaOH गिव H2O प्लस NaCl। यहाँ पे देखो Na कितना है, 1, इधर Na कितना है, 1, Cl कितना है, 1, इधर भी हमारा Cl कितना है, 1। अब आता है हाइड्रोजन की बारी, 1 और 2 हाइड्रोजन है, इधर भी हमारा 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, रिएक्शन बैलेंस है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अब ये वाला देखो रिएक्शन देखते हैं, पोटेशियम कितना है, 1, इधर हमारा पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, लेकिन इधर हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, 2 1 2 प्लस 2, 4 हाइड्रोजन हो गए हमारे, इधर तो 2 ही थे, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4, इधर भी हमारे 4 हाइड्रोजन है, इधर भी हमारे 4 हाइड्रोजन है, लेकिन जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। लेकिन पोटेशियम इधर 1 है और इधर पोटेशियम कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2, तो हम क्या करेंगे, इधर पोटेशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक बार रिएक्शन मिला के देखो, 2 पोटेशियम, इधर भी 2 पोटेशियम, 4 हाइड्रोजन, इधर 2 प्लस 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हमारे 2 ऑक्सीजन है, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो अब ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। आपको चैप्टर अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। बाकी मजे करो और पढ़ाई करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जम के करते रहो, ताकि ये वीडियो और लोगों के पास पहुंचे और लोग अच्छे से इसे पढ़ सके। और कोई भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।